आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, मेरे पूर्व के वक्ता माननीय बालमुकुंद जी, आदरणीय प्रशांत जी, वंदनीय संत चरण और इस पवित्र धारा नगरी के सर्व सज्जन माताओं बहनों, दो विद्वान वक्ताओं ने बोलने के बाद मैंने बोलना थोड़ा सा कठिन काम है। वैसे तो आयोजकों को मैंने कहा भी था कि मैं सबसे इसके लिए अनुचित व्यक्ति हूं, क्योंकि मूलतः इतिहास का व्यक्ति नहीं हूं। ऊपर से जेएनयू से पढ़ा हूं, अंग्रेजी में लिखता पढ़ता हूं, लेकिन उसके कारण मेरे साथ एक फायदा है। आगे की दिशा करते हुए, तय करते हुए क्या नहीं होना चाहिए ये पक्का पता है। अभी दोनों वक्ताओं ने संकेत रूप में भूतकाल और वर्तमान का विचार करते हुए भी भविष्य के और कुछ ना कुछ इशारा किया कि हमको क्या करना चाहिए। आज हम गोपाल जी को सुन रहे थे तो बड़े भावुक होकर हमको हर स्थान के बारे में बता रहे थे, लेकिन हमको तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 600-700 वर्षों में हर पीढ़ी में ऐसे सैकड़ों गोपाल जी रहे जिसके कारण धारा नगरी बची रही है। पहले तो उन पर ही अध्ययन शुरू करें। भारत का इतिहास बालमुकुंद जी ने बताया, वैसे पराजय का इतिहास नहीं है, सतत संघर्ष का इतिहास है, विजय प्राप्ति का इतिहास है। भारत विश्व के मानचित्र पर शायद अकेला ऐसा देश है, ऐसी अकेली संस्कृति है जहां पर ग्रीक आए, शक आए, हूण आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, ब्रिटिश आए, उससे पहले पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डेन्स, लेकिन फिर भी इस भारत के स्वत्व को पूरी तरह मिटा नहीं पाए ऐसा एक ही देश है। नहीं तो आज जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वहां का ओरिजिनल अमेरिकन 250 साल में खत्म हो गया। आज जिसको हम कनाडा कहते हैं, उस कनाडा की मूल संस्कृति कहां गई? आज वो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी की बातें करते हो, लेकिन सबसे पहले मानवों को और मानव के अधिकारों को समाप्त करने वाले वही लोग हैं जो आज अमेरिका और कनाडा के अपने आप को कहते हैं। हमको मूल अंतर समझना पड़ेगा कि हमारी गलती कहां हुई। ब्रिटिश आने से पहले के सारे आक्रमण जो थे वो हमारे संस्थानों पर थे, इंस्टीट्यूशंस पर थे, हमारे धार्मिक परंपराओं पर थे, हमारे ऊपर फिजिकल, हमारे शारीरिक क्षमता पर, हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं पर आघात हुए। लेकिन फिर भी हमने उनको कभी भी ज्ञान रूप में, संस्कृति के रूप में हमसे श्रेष्ठ नहीं माना। बाबर सत्ता पर बैठा हुआ है और फिर भी भारत का सामान्य अनपढ़ किसान भी उसको कहता है ये तो म्लेच्छ है। और वही तुलसी लिखते हैं हमारे राजा तो राम है। अरे तू बैठा है तो क्या हुआ, हम तुमको राजा मानते ही नहीं। दूसरों के मंदिर तोड़कर अपना राज्य स्थापन करने वाला कहीं राजा होता है? तू तो म्लेच्छ है। हमने कभी भी श्रेष्ठत्व स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने नौकरी स्वीकार कर ली होगी, लेकिन श्रेष्ठत्व नहीं स्वीकार किया।
जब ब्रिटिश आता है तो ब्रिटिश पहली बार भारत के मन मस्तिष्क पर आघात करता है। आज हमको एक दूसरे को यहां बैठा हुआ कोई भी हो, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में, बीच में मैं 2-4 अंग्रेजी के बोलने लगूंगा तो कहने लगेगा हां कुछ पढ़ा लिखा है। अंग्रेजों ने हमारे मन को गुलाम बनाया, उससे पहले के आक्रमणों ने सिर्फ हमारी जमीन और हमको फिजिकली गुलाम बनाया। यह मूलभूत अंतर है। अब भोजशाला की लड़ाई हम एक निर्णायक मोड़ पर जब लेकर आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के संघर्ष पार करते हुए, जो उसका एक लीगल पक्ष था और उसका एक फिजिकल पक्ष था, एक धार्मिक पक्ष था, इनको हम तो प्राप्त कर ही रहे और करेंगे ही, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ब्रिटिशों ने जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न कहा, जिसके कारण हम, मतलब मैं मानता हूं भारत कब सही मायने में गुलाम बना? जब भारत की मां अपने बेटे को टाई पहनाकर यह कहने लगी कि देखो मेरा बेटा कैसा गोरा साहब लग रहा है, और अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में भेजने लगी, तब भारत मन मस्तिष्क से गुलाम हो गया। इस गुलाम बनाने की प्रक्रिया की प्रोसेस थी। दुर्भाग्य से वैसे तो हमने अरब, तुर्क, मंगोल्स के साथ भी संघर्ष कभी भी वैचारिक नहीं किया, हमने फिजिकल लड़ाई लड़ी। अब हम जब भोजशाला से बाहर निकल रहे थे तो जो कार्यकर्ता साथ में थे, तो मैंने उनको पूछा कि यहां पे आपके सारे टीम में कोई बुत परस्ती पर अध्ययन करने वाला व्यक्ति है क्या? क्योंकि ये हमारी, देखिए, किसी भी सभ्यता को जीवित रहने के 2 मूल मापदंड होते हैं। एक होता है आत्मबोध और दूसरा होता है शत्रुबोध। भारत का आत्मबोध वीक हुआ और शत्रुबोध तो था ही नहीं, क्योंकि हमने किसी को शत्रु नहीं माना। दिक्कत यह है कि जो हमको शत्रु मानकर यहां पे आया, उसका विचार क्या था? आजकल ये माता बहनों के व्हाट्सएप पर लव जिहाद की जब कहानियां चलती है तो उस पर आता है ना आपके रिस्पॉन्स में, मेरा अब्दुल तो वैसा नहीं है। तो मेरा अब्दुल तो वैसा नहीं है, यह हिंदू रिस्पॉन्स है। क्योंकि कोई किसी के उपासना पद्धति के आधार पर काफिर मानकर उस पर अन्याय क्यों करेगा? यह तो हिंदू दृष्टि है। लेकिन जिसको इस्लामिक रेडिकलिज्म कहते हैं, उसका एक विचार है, उस विचार से हमने लड़ाई नहीं जीती, हमने फिजिकली लड़ाई जीती, हारी, लड़े। लेकिन उस वैचारिक लड़ाई के लिए समाज को तैयार करना भोजशाला के बहाने, यह हमारा पहला दायित्व है। दूसरी लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिशों ने, सौभाग्य की बात यह है कि चाहे अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मैं जानबूझकर आपको याद दिला रहा हूं, भारत के ऊपर मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, भारत के ऊपर मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया, नहीं तो भारत के मुसलमान को भी गलतफहमी हो जाती है कि मैं ही आक्रमण करता था। वो तो विक्टिम है बेचारा। अरब, तुर्क और मंगोल ने आक्रमण किया। लेकिन जब जब उन्होंने आक्रमण किया, तब तब उन्होंने हम आक्रमण क्यों कर रहे हैं, सोमनाथ को क्यों लूट रहे हैं, भोजशाला को क्यों तोड़ रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर को क्यों तोड़ रहे हैं, काशी में मंदिर को क्यों तोड़, इसका विवेचन वो खुद ही लिख के रखते हैं। वो कोई भी उसके मामले में एपोलोजेटिक नहीं है। वो अपने विचारों के बारे में स्पष्ट है कि मैं ये क्यों तोड़ रहा हूं।
जिसको इस्लामिक रेडिकलिज्म की भाषा में आइकोनोक्लाज्म, मूर्ति भंजन कहते हैं, बुत परस्ती कहते हैं, और उसके आधार पर जो कार्रवाई होती है उसको बुत शिकन कहते हैं। जैसे तालिबान का शासन आने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी, तो उसको कहते हैं बुत परस्ती। और केवल ये मंदिरों के बारे में नहीं है, यूरोप में तो बहुत सारे म्यूजियम बने हुए थे जहां पे कोई पवित्र चिन्ह जैसा उनको लगा तो उसको भी तोड़ा। ये विचार है, इस विचार को समझना। क्योंकि जब कौटिल्य कहता है कि जब आत्मबोध समाप्त हो जाता है और शत्रुबोध रहता नहीं है तो विनाश की तरफ जाना निश्चित है। गड़बड़ कहां पे हुई? अच्छा, मजे की बात है, वास्को द गामा का उल्लेख किया। वास्को द गामा ने अपनी डायरी लिख कर रखी है फर्स्ट वोएज नाम से। वास्को द गामा भी नहीं कहता कि मैं यहां पे काली मिर्च की शोध में खोजने के लिए आया हूं, मैं व्यापार के लिए आया हूं। वास्को द गामा ने अपनी डायरी में लिखा है मैं एक क्रिश्चियन राजा की खोज में आया, और नाम लिखता है वो प्रेस्टर जॉन। फिर ये सारी गलतफहमियां पाली किस कारण से हमने? तो जिसका आर्यन इन्वेजन थियरी का बालमुकुंद जी ने उल्लेख किया, ब्रिटिशों को यह प्रूव करना था कि हमसे पहले भी यहां पर जो भी आए हैं वो सारे ही आक्रमण करता है। आर्य आए, शक आए, हुण आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए। फिर इकबाल ने भी हमको बता दिया कि लोग आते गए, कारवां बसता गया, और हम भी मानते गए। तो आपका कुछ नहीं है, यहां का है तो कुछ द्रविडियन है या कुछ आदिवासी है, बाकी तो सारे बाहरी है। तो हम बाहर से आए तो उल्टा हम तो आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। देखिए, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम सूट बूट पहनना सिखा रहे हैं, हम रेलवे सिखा रहे हैं, आपके पास तो ज्ञान ही नहीं था। हमको सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात जो समाज में स्थापित करनी है कि भारत का अर्थ ज्ञान में रत समाज होता है। प्रकाश या ज्ञान में रत वो भारत होता है। भारत की इस ज्ञान परंपरा को भोजशाला तोड़ने के कारण वो संघर्ष करने वाला समाज तो रहा, लेकिन अंग्रेजों ने हमको आत्मविस्मृति की ऐसी खाई में ढकेल दिया कि हमारा ही एलीट क्लास, अंग्रेजी में पढ़ा लिखा क्लास, अपने आप को लिबरल, लेफ्ट, कम्युनिस्ट कहने वाला क्लास ये मानने लगा कि सही में हमारे पास कुछ नहीं था, जो भी है वो तो वेस्ट से सीखना है। एक तो कैपिटलिज्म है या कम्युनिज्म है, हमारे पास ना इकोनॉमिक मॉडल था ना समाज का मॉडल था। आर्किटेक्चर है तो मोगल है, टेक्नोलॉजी है तो यूरोपियन है, डेटा टेक्नोलॉजी है तो अमेरिकन है, हम कौन है? इसलिए बार बार जो याद दिला रहे थे प्रशांत जी, इसीलिए हमको राजा भोज और उसकी भोजशाला की तरफ फिर बार बार जाना पड़ता है। सम्रांगण सूत्रधार ये केवल हमारे लिए ग्रंथ नहीं है, और उसके लिए उन्होंने तीसरी महत्वपूर्ण बात की, संस्कृत से हमारा नाता तोड़ दिया। 1811 में पहली बॉर्डन चेयर बनी ऑक्सफोर्ड में, 1813 की चार्टर का बालमुकुंद जी ने उल्लेख किया। 1834 में 50 साल तक उन्होंने भारत के केवल समाज का अध्ययन किया, गैजेटियर्स बनाए, और उन गैजेटियर्स में उन्होंने भारत की परंपराएं, आस्थाएं, तीज, त्योहार, भाषा, सारी परंपराओं का डिस्ट्रिक्ट वाइज संकलन किया। 1834 में पहली जब एजुकेशन पॉलिसी बनना शुरू हुआ तो उसका आधार ये 1784 से लेकर 1834 का, उस कालखंड में इस पवित्र धारा नगरी पर क्या लिखा गया है, यह हमारे अध्ययन का मूल, क्योंकि जो
मन मस्तिष्क में डिस्टॉर्शन। एक डिस्टॉर्शन तो हुआ फिजिकल, जो 1305 में हुआ, लेकिन जो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन शुरू हुआ वो 1784 के बाद हुआ। इसी में 1796 से लेकर लगभग 1805-1806 तक सारे गुरुकुलों के और शिक्षा पद्धति के रिपोर्ट्स ब्रिटिशों ने बनाए। उसमें धारा नगरी कहाँ है, यह पूरा मालवा का क्षेत्र कहाँ है, यह ढूंढना पड़ेगा। अब इस गुलामी से मानसिक गुलामी से मुक्त होना है तो इसमें हमको और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम समाज में भावनात्मक आंदोलन खड़ा करके चीजें तो बना लेते हैं, उस पर शायद लीगली भी लड़कर दावा ठोक देंगे। इस धार नगरी में आने के बाद मेरे मन में सही में प्रशांत जी, वो क्योंकि मैंने पहले भी आपको सुना था कुछ रेफरेंसेस मीनाक्षी जी के, इसमें भी टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर को लेकर है, मेरे मन में सही में प्रश्न आया कि क्या यह सही में यही धारा नगरी है जिसकी कल्पना भोजराजा ने की थी? क्या यह सही में भारत का आर्किटेक्चर का मॉडल है? क्या सही में यह भारत का टाउन प्लानिंग का मॉडल है? क्या मतलब उन्होंने रास्तों की, ड्रेनेज सिस्टम की, घरों की, पानी के जल के व्यवस्थापन की, मंदिरों के आर्किटेक्चर की इतनी सारी कल्पनाएं की हुई है। क्या केवल मतलब वो वाग्देवी की मूर्ति तो वापस लाएंगे और उसकी पुनर्स्थापना तो करनी ही है, वो हमारा सिविलाइजेशनल ड्यूटी है, सांस्कृतिक कर्तव्य है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं गोपाल जी, आपके सामने कह रहा हूं, वो खुश नहीं रहेगी, वो टिकेगी नहीं जब तक वो धारा नगरी, उस भोज राजा के सपनों की नगरी, वो ज्ञानाधिष्ठित नगरी, वो प्लानिंग वाली नगरी, वो जल व्यवस्थापन करने वाली नगरी, वो ट्रेड करने वाली नगरी, सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट कोई ऐसा उस समय का साहित्यिक नहीं है जो एक बार इस नगरी में ना आकर गया हो। उस नगरी को पुनर्स्थापित करने के संकल्प की लड़ाई वाग्देवी की पुनर्स्थापना है। भारत के लिए मंदिर कभी भी केवल पूजा का केंद्र नहीं था, वो तो ब्रिटिशों के एक्ट ने हमारा बना दिया 1860 के कि एक ट्रस्ट बनाओ, एक मंदिर बनाओ, वहां पे मंगल को जाओ, वहां पे। भारत में मंदिर उपासना पद्धति का केंद्र तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान का केंद्र था, स्वास्थ्य का केंद्र था, जल व्यवस्थापन का केंद्र था, बैंकिंग की सिस्टम थी। ये सब मिलकर समाज को जोड़ने वाला तंत्र यानी मंदिर था। उन मंदिर व्यवस्था का अध्यापन करने वाला समूह धार नगरी में खड़ा होगा, तब उस ज्ञान के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। उस ज्ञान परंपरा के डिस्टॉर्शन के क्या क्या प्रयास हुए, उसका जब मैं आकलन करने का केवल प्रयास करता हूं, उस समय के ब्रिटिशों के रिपोर्ट्स है, फिर उसके आधार पर बनी पॉलिसीज है, तो वो इतना शॉकिंग है उस डिस्टॉर्शन को। मतलब बॉर्डन चेयर जब बनती है ऑक्सफोर्ड में, तो उसमें पहली कंडीशन है, विलियम मोनियर और मैक्स म्यूलर दोनों उस फेलोशिप के लिए, बॉर्डन फेलोशिप के लिए कॉम्पीट करते हैं। उस फेलोशिप में उस समय 10,000 पाउंड की फेलोशिप है। तो आज ही ऐसे नहीं है तिलचट्टे अचानक पैदा हो जाते हैं और किसी को फोर्ड की फेलोशिप मिल जाती है, किसी को मैक्स से अवार्ड मिल जाता है और अचानक से वो कहीं से प्लांट होकर नेता बन जाता है, अनशन करने लगता है, अवार्ड मिलने लगते हैं। ये आज की नहीं है, ये ब्रिटिशों ने 1811 में स्थापित की।
और दो ऐसे स्कॉलर्स के बीच में कंपटीशन लगाया कि जो संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन भारत में मिशनरी के काम के लिए ठीक से करेगा, उसको यह फेलोशिप मिलेगी। लिखा हुआ है, विल में लिखा हुआ है, कोई छुपाया हुआ नहीं है। 1881 तक जिस अर्थ में आज हम भाषाई आधार पर या कास्ट के आधार पर समाज की व्यवस्थाएं सोचते हैं, उसका उल्लेख ही नहीं है। कोई राज्य की भाषा ही नहीं है, ज्ञान की भाषा संस्कृत है। और हर भारत की किसी भी भाषा में चले जाइए, एक कहावत कॉमन है, वो कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, कहा ना, वैसी और एक कहावत कॉमन है कि कोस कोस पर पानी बदले 20 कोस पर बानी। भारत के तो हमको सदियों से पता है कि बानी और पानी तो बदलते रहता, उसके लिए झगड़ा काय को करना। लेकिन यूरोप में भाषा के आधार पर राष्ट्र राज्य बने थे। मैं एक जाति का हूं, एक रेस का हूं, एक उपासना पद्धति का हूं, एक भाषा का हूं, तभी मैं एक राष्ट्र का और एक राज्य का नागरिक हूं। तो एक मराठी बोलने वाला और एक हिंदी बोलने वाला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? एक तमिल बोलने वाला और एक असमीज बोलने वाला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने सेंसस में डाल दिया भाषा कौन सी। ब्रिटिश गए तब हमको पता है 565 संस्थान थे। मैं कितने सारे इतिहासकारों को पूछ चुका हूं, ब्रिटिश आए तब कितने संस्थान थे किसी को पता नहीं है। 1857 की लड़ाई का एक डॉक्यूमेंट है। मेरठ से जब सेना पहुंचती है दिल्ली और बहादुर शाह जफर को कहती है कि आपको हमारा नेतृत्व करना है, तो बहादुर शाह जफर कहता है कि मेरी बात तो चांदनी चौक में भी कोई नहीं मानता, और हम मानकर चलते हैं कि मुगलों से ब्रिटिशों ने सत्ता ली। ब्रिटिश आने से पहले पोर्तुगीज आए थे, तब से कितने राजे लड़े? अबक्का कितने साल लड़ी? मार्तंड वर्मा कितने साल लड़ा? वो तो दक्षिण के राजाओं को तो हम राजा ही नहीं गिनते। भारत का इतिहास, ये बात सही है जो प्रशांत जी ने कहा कि एक कड़ी टूट गई 1305 के बाद। हालांकि उसके बाद भी लगभग 1494 तक यहां पे संघर्ष चलता रहा है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। भोजशाला की पुनर्स्थापना के लिए भी मालवा में संघर्ष चलता रहा। लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं, आप आगे विजयनगर में जाइए, उसके बाद छत्रपति शिवाजी की तरफ जाइए, उसके बाद राजपूताना में जाइए, कोई ना कोई, जैसे वो रनिंग होती है ना रिले, वैसे कोई ना कोई आगे बैटन उठा रहा है और आगे उस परंपरा को लेकर जा रहा है। कभी गुरु परंपरा ने पंजाब में उसको आगे बढ़ाया, उस ज्ञान को कभी वैष्णव मत के रूप में हमने उसको आगे बढ़ाया, और ये सब बंद हो गया तो हम मंच पर रामलीला ही लेकर आए। आसान नहीं था उस समय। उस समय रावण बनाकर बाबर को दिखाना आसान नहीं था। और जब जरूरत पड़ी तो वो रावण बाबर बन गया, और आगे जब जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने जब शुरू किया तो वो करजन रावण बन गया। भारत की ज्ञान परंपरा यहां के केवल ज्ञानी लोगों ने नहीं विकसित रखी, अक्षुण्ण रखी। यहां के सर्वसामान्य समाज में ले जाने की हमने जो प्रक्रिया स्थापित की, वो कुंभ रहे, वो यात्राएं रही, वो मेले रहे, वो कथाएं रही, उनके माध्यम से हम लेकर गए। इस भोजशाला की ज्ञान परंपरा के अध्ययन को पुनर्स्थापित करने वाला ग्रुप इस संघर्ष की यात्रा को, उस ज्ञान की यात्रा को, इस धारा नगरी के वास्तु को, कला को, व्यापार को पुनर्स्थापित करने वाला, अध्ययन करने वाला, उसके आधार पर नीतियों में हस्तक्षेप करने वाला, यह ग्रुप जितना आवश्यक है, उतना ही उन नीतियों को समाज में लेकर जाने वाला
कंटेंट क्रिएटर भी आवश्यक है। वो यूट्यूबर भी हो सकता है, वो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, वो एक आध कथावाचक भी हो सकता है, आपका साल भर का कोई यात्रा, मेला, उत्सव, सरस्वती पूजा का वो भी हो सकता है। लेकिन उसको केवल रिचुअल बनाकर मत रखिए, उसको केवल कर्मकांड मत बनाइए। भारत ने कर्म और धर्म को जोड़कर रखा, इसलिए भारत जीवित रहा। जब जब हम इसमें से इंबैलेंस हुए हैं, तब तब भारत को क्षति हुई है। और इसलिए मैं तो केवल इतना ही निवेदन करने आया हूं, संदर्भ बहुत है इस पर मेरे पास। कब कब ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स आए, कब कब उन्होंने इस परंपरा को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया। तो एक कालखंड जो हमने फिजिकल लड़ाई लड़ी उसका है, दूसरा कालखंड जो लड़ाई हम लड़ नहीं पाए, किसी भी कारण से हो या समझ नहीं पाए, उसका है। और तीसरा उससे भयंकर है जो स्वतंत्रता के बाद का है, जिसमें तो हमारी गुलामी की मानसिकता और बढ़ती गई। मतलब पूरे के पूरे यूरोप में 1492 के आसपास कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो, इनको लेकर डिबेट चल रहा है, पृथ्वी सपाट है या गोल है, और उसके लिए मार रहे हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। और भारत की सारी भाषाओं में 5000 वर्षों से पता है कि भू गोल है और ख भी गोल है। हमको ज्योग्राफी पता नहीं था ब्रिटिश आने से पहले। भारत की हर भाषा में एक ही शब्द है, भू गोल, और वो लड़ किस पर रहे 15वीं शताब्दी में, पृथ्वी गोल है या सपाट है। उनको वो साइंटिस्ट कह रहे हैं। और हमारे, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे भास्कराचार्य हो, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर पूरे सूर्यमंडल की रचना पर भाष्य कर रहे हैं, उनको पढ़ाना कहते हम सैफ्रनाइजेशन है। तो हमारी लड़ाई अभी केवल फिजिकल नहीं है, केवल लीगल नहीं है। हमारी लड़ाई उस वैचारिक भारत के पुनर्स्थापना की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, इंडिया 2020। पहली बार उन्होंने विकसित भारत का एक सपना देखा और समाज को दिखाने का प्रयास किया। मेरे परिचित, उन्होंने उस पुस्तक का भाषांतर किया, और उस भाषांतर के कॉपी को उनको देखने के लिए, वो राष्ट्रपति थे तब, हम उनको मिलने के लिए गए। पहले तो 10 मिनट का ही समय मिला था, लेकिन उनका स्वभाव भी ऐसे ही था, बात करते करते प्रश्न निकलते गए, वो बोलते गए, तो 35-40 मिनट चर्चा चली। फिर मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर साहब, एक मेरे लिए मन में प्रश्न है, आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन। डू यू रियली थिंक इंडिया विल बी डेवलप्ड इन 2020? ये मैं, वो राष्ट्रपति थे तब की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने उनको पूछा कि क्या भारत 2020 में सही में विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा आपको लगता है क्या? तो वो तो कलाम थे, उन्होंने मुझे उल्टा प्रश्न किया, तुमको क्या लगता है भारत कब विकसित था? When do you think that India was really developed? तो मैंने अपना वैदिक कालखंड उसको अलग अलग तरीके से अपने बताने का प्रयास किया। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया जिसने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि आज मैंने इंडिया 2020 लिखा है क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई तो टारगेट होना चाहिए, सपना होना चाहिए, उसके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। आज तो पैरामीटर्स यही है, जीडीपी कितना है, रोड कितने बने, आमदनी कितनी बढ़ी, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज क्या है, शिक्षा में कितने लोग जा रहे हैं, ये आज के पैरामीटर्स है, इसलिए मैं उसको विकसित भारत किया। लेकिन तुम मुझे पूछोगे कि भारत सही में विकसित कब होगा, तो मैं कहूंगा कि जिस अप्रत्यक्ष उल्लेख प्रशांत जी ने किया कि फिर से
विश्व का विद्यार्थी ज्ञान की खोज में भारत में आने लगेगा, तब मैं मानूंगा कि भारत विकसित होगा। भारत के विद्यार्थी को अमेरिका का सपना देखना यह भारत की अवधारणा नहीं है। वाग्देवी की स्थापना करके भी क्या कर लोगे यदि वो बच्चा अमेरिका जाने का ही सपना देख रहा हो और मां पिता उसी में धन्यता मान रहे हो कि यार कोई अमेरिका की डिग्री मिल जाए तो मेरे बेटे को अच्छा पैकेज मिल जाए। फिर काहे को करनी है सरस्वती की स्थापना और वाग्देवी के मंदिर की पुनर्स्थापना? वो स्थापना इसलिए करनी है कि फिर से उस विद्यार्थी को लगे कि यदि मुझे सही में ज्ञान मिलेगा, मेरी ऐहिकता और आध्यात्मिकता का संपूर्ण विकास होगा तो वो केवल भारत में होगा। इसका विश्वास देने वाला भारत खड़ा करना है, इसका सपना देखना और ऐसा देखना कि जिसके कारण आने वाले पीढ़ी की इस सपने को पूरा करने के लिए नींद उड़ जाए। कुछ लोगों ने अभी तक नींद उड़ाई है सरस्वती को, वाग्देवी को पुनर्स्थापित करने के लिए। अब हमको आगे की जो लड़ाई लड़नी है वो भोज राजा की धारा नगरी की ज्ञान परंपरा के आधार पर यहां की समाज की, शिक्षा की, अर्थ की, नगर रचना की, वास्तु की, कला की, व्यापार की व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए। और यह लंबा यज्ञ है। वाग्देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना से भी कठिन यज्ञ है, क्योंकि यह ज्ञान का यज्ञ है। यह फिजिकली दिखता नहीं है, इसका परिणाम सीधा दिखता है, लेकिन किसी ना किसी को इसमें खपना पड़ता है। भारत की परंपरा ये ऋषि परंपरा रही, क्योंकि वो खपने की रही। किसी ने पेटेंट के लिए ज्ञान नहीं अर्जित किया। तो मैं कल्पना करता हूं कि भोज राजा ने भी, मेरा विश्वास है कि एक तरफ तो वो महान योद्धा था ही, लेकिन ये सब भोजशाला को और वाग्देवी के मंदिर की स्थापना उसने कोई, वो भी अपने ग्रंथों में यही लिखता है कि मेरे पूर्वजों ने इतना इतना करके गया, उसके आधार पर मैं इसको लिख रहा हूं। यह भारत की विशेषता रही। उस ज्ञान को पुनर्संकलित करने का समय आ गया है। वो संकलित करने का व्रत इस राजा भोज व्याख्यानमाला के माध्यम से हम में से कुछ लोग ले, कुछ लोग अपने जीवन में उसका व्रत बना ले और उस व्रत के आधार पर इस धारा नगरी का केवल भूत नहीं, वर्तमान और भविष्य की दिशा ठीक करने में भी, पुनर्स्थापित करने में भी अपना अपना योगदान दे। तब मैं मानूंगा कि वाग्देवी भी पुनर्स्थापित हो गई और धारा नगरी का सारस्वत्य भी पुनर्स्थापित हो गया। वो पुनर्स्थापित करने की प्रेरणा हम सबको मिले, ऐसी सरस्वती माता के और भारत माता के चरणों में प्रार्थना करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।